रवि शर्मा। और अभी क्लास 11th की अपने चैप्टर फर्स्ट में अब तक जो बात की है वो समुच्चयों के प्रकार से रिलेटेड की है। समुच्चयों के प्रकार, और समुच्चयों के प्रकार में हमने एक जो पहला जो अपने पास में टॉपिक था वो पढ़ा है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया लास्ट वीडियो में, जिसको हम फाई से व्यक्त करते हैं सामान्यतया, या फिर डायरेक्टली आप एक जो मंझले जो ब्रैकेट को बिल्कुल खाली छोड़ दें, कोई अवयव नहीं लिखें, तो वहाँ पर जो अपने पास ये जो समुच्चय होगा इसको अपन क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। मतलब आपके पास में एक ऐसा समुच्चय हो जिसमें कोई भी अवयव नहीं हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? रिक्त समुच्चय बोलेंगे। अब ये बात तो क्लियर है, लेकिन कई बार काफ़ी स्टूडेंट्सों के मन में एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वो इस बात को लेकर के होता है कि जैसे अगर कोई मान लो ऐसा लिखा हुआ है a बराबर, मैंने कहा कि x सच दैट, और x एक अभाज्य विषम संख्या है। अब यहां एक बात लिखी हुई है, दूसरी बात मैंने यहां ये लिखा कि b बराबर x सच दैट x एक भाज्य विषम संख्या है। और एक बात मैंने ये लिखी c बराबर x सच दैट x एक भाज्य जो है वो सम संख्या है। और d बराबर मैंने एक बात ये लिखी है कि x इस प्रकार है कि x क्या है अपने पास में? x एक अभाज्य सम संख्या है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। स्टेटमेंट बोले तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में 4 सेट ले रखे हैं, ए बी सी डी, ये 4 सेट हैं। जब भी आप इसको देखेंगे तो पहला जो समुच्चय है ए, वो क्या कह रहा है? x एक अभाज्य विषम संख्या है। पहली बात तो ये बता दूं कि अपने समुच्चय के निरूपण में 2 चीज़ें पढ़ी हैं। एक तो अपने पास में समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखा जाता है सारणीबद्ध तरीके से, मतलब जिसमें जैसे डायरेक्ट एलिमेंट्स को लिखा जाता है, जैसे 1 2 5 7 इस टाइप में अपन ने जो एलिमेंट लिख दिए यहाँ पे, जैसे 4 एलिमेंट जो हैं वो अपन ने लिखे हुए हैं, तो इसको अपन रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और एक होता है अपने पास में समुच्चय निर्माण रूप, जिसमें समुच्चय को जो है किसी गुणधर्म या नियम की सहायता से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे सारे एक तरह से जो थ्योरेटिकली मैंने लिखा हुआ है वो सब क्या है? एक गुणधर्म है, नियम है एक तरह से। तो यहाँ पहला जो समुच्चय ए है वो क्या कह रहा है? x एक अभाज्य विषम संख्या है। x एक अभाज्य विषम संख्या होने का मतलब क्या हो गया? कि भाज्य भी नहीं है और विषम भी है। तो ऐसी बात अपन अगर इस समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना चाहें तो रोस्टर रूप में क्या हो जाएगा कि a बराबर क्या लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में कि अभाज्य संख्या। अब देखो मैंने पहले क्लियर किया हुआ है कि जो अपने पास नंबर जो 1 है, जो 1 जो है वो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। अब 1 के बाद में 2 की बात करें तो 2 क्या है? अभाज्य तो है लेकिन विषम संख्या नहीं है, ठीक है? तो 2 भी नहीं आएगा। अच्छा 3 आ जाएगा क्या? 3 क्या है? अभाज्य भी है और विषम भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया? 3 यहाँ पर क्लियर हो गया। अब ऐसे करके 3 के बाद में क्या आ जाएगा अपने पास में? 4 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि विषम नहीं है। तो सबसे पहली बात तो अपन विषम की बात करेंगे। विषम में क्या है? तो 3 के बाद में 5 आ जाएगा क्या भाई? बिल्कुल क्लियर, 5 आ जाएगा यहाँ पर। और आगे अपन बात करें 5 के बाद में 6 आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। विषम की बात करेंगे 7 आ जाएगा। 7 के बाद में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा क्या? नहीं। 9 की बात करें तो 9 आ जाएगा क्या? देखो विषम तो है लेकिन अभाज्य नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 जो है वो यहाँ पर शामिल नहीं होगा। अब आगे बात करें अपने पास में 10 नहीं आएगा, 11 है, वो आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। तो 11 भी अपने पास में एक ऐसी संख्या है जो विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है। तो ये बात क्लियर हुई ना बेटा? अब सॉरी मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज किया। ये और भी ऐसी संख्याएं हो सकती हैं जो अभाज्य भी हों और विषम संख्याएं भी हों, ठीक है? आपको थोड़ा इसका ध्यान रखना है। तो ये तो देखो मैंने एक बात बताई है क्या कि ये तो अपने पास समुच्चय निर्माण रूप लिखा हुआ है और ये इसका रोस्टर रूप लिखा हुआ है। अब इसी प्रकार मैं जो है बी समुच्चय को भी क्या लिख सकता हूँ? बी समुच्चय क्या होगा? x एक भाज्य विषम संख्या है। तो x एक भाज्य विषम संख्या होने का मतलब क्या हो गया? b बराबर मैं ऐसा लिख सकता हूं
कि x भाज्य भी है और विषम संख्या भी है। तो बेटा पहले आप काउंट करोगे 1 है वो नहीं है, 2 है वो विषम नहीं है, तो विषम विषम की बात करेंगे तो 3 विषम तो है लेकिन भाज्य नहीं है, 5 जो है वो भी क्या है, विषम है लेकिन भाज्य नहीं है, भाज्य भी होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा 6, 7, 8 और इस तरह से आप 9 पे पहुंचते हैं तो क्या आ जाएगा 9 एक ऐसी संख्या है जो विषम भी है और भाज्य संख्या भी है। देखो दोनों चीज़ें मैं पहले बिल्कुल क्लियर कर चुका हूं कि भाज्य संख्या क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती हैं, ठीक है। तो आप देखिए 9 अपने पास में भाज्य भी है और विषम संख्या भी है, ठीक है। आगे बात करें तो बताओ 9 के बाद में क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा क्या, नहीं। फिर 13 आ जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। फिर 15 आ जाएगा क्या, बताओ 15। तो 15 जो है 15 जो है वो अपने पास में क्या है, विषम संख्या भी है और साथ ही साथ क्या है, भाज्य संख्या भी है। तो इस तरह से अपन बात करें तो ये रोस्टर रूप इसका बन जाएगा बी समुच्चय का। अब अगर बात करते हैं सी का, तो सी क्या हो गया अपने पास में, x एक भाज्य सम संख्या है। तो भाज्य सम संख्या का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने बोला c बराबर, तो इसको अपन रोस्टर रूप में क्या लिखेंगे, सम संख्या भी और भाज्य भी। तो बताओ 2 आएगा क्या, नहीं आएगा। अरे भैया 2 को छोड़ दो, बाकी सब क्या हैं भाई, 4, 6, 8, 10 ये सब के सब सम भी हैं और साथ में भाज्य संख्याएं भी हैं। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 4 से स्टार्ट करेंगे, 4, 6, 8, 10 और इस तरह से और भी संख्याएं होंगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात करें डी में क्या बोला है आपको कि एक अभाज्य सम संख्या है। क्या बोला, एक अभाज्य सम संख्या है। तो सम संख्या है लेकिन वो अभाज्य है, तो वो कौन होगी बताओ। तो डी के अंदर क्या आ जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, डी के अंदर अपने पास में उपस्थित होगा कौन, केवल 2 उपस्थित होगा। क्यों भाई, एक ही होगा ना, अभाज्य भी होना चाहिए और सम भी होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी में केवल एक अवयव आएगा 2, जो सम भी है और सम होने के साथ साथ अभाज्य है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम के साथ अभाज्य हो। तो मेरे जो जानकारी दी है आपको अभी तक, इससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हुई है कि आपके पास में जो समुच्चय निर्माण रूप है और रोस्टर रूप है, दोनों डिफरेंट कैसे हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो इस समुच्चय के अंदर क्या है, नंबर ऑफ जो एलिमेंट हैं, जो अवयवों की संख्या है वो अनंत है। आगे भी और भी अवयव होते जाएंगे इस तरह से आप देखेंगे तो, और यहाँ भी अवयवों की संख्या अनंत है, यहाँ भी अवयवों की संख्या क्या है, अनंत है। और जो डी समुच्चय है, इस समुच्चय में अवयवों की संख्या केवल 1 है, सीमित है, परिमित है, ठीक है, अनंत नहीं है। तो समझ में आया ये। अच्छा इससे अपन आगे जो अवयव जो अपने पास में नेक्स्ट जो टाइप है समुच्चयों के प्रकार जो हमने पढ़ा रिक्त समुच्चय, इसके बाद में जो सेकंड जो टाइप है वो पढ़ेंगे और उसको अपन बोलते हैं जो समुच्चयों के प्रकार में एकल समुच्चय। क्या बोलेंगे, एकल समुच्चय। अब नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्या क्लियर है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, ठीक है। एक अवयव होने का मतलब जैसे अपने पास जो डी सेट आया था, इसमें क्या था, केवल एक अवयव था 2, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, एकल समुच्चय बोल देंगे। क्या ये क्लियर हुआ आपके, चलो ठीक है। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव शामिल हो उसे एकल समुच्चय सिंगलटन सेट कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बात करें कि ऐसा कोई भी सेट जिसके अंदर एक एलिमेंट हो जाए, जिसको अपन ए से रिप्रेजेंट कर दिया, या कोई भी जैसे एलिमेंट होगा, जरूरी नहीं है हमेशा ए आएगा, एक ही जगह कोई भी अवयव हो सकता है यहाँ पर, लेकिन आएगा एक ही अवयव, ठीक है, जिसमें केवल एक अवयव शामिल हो, जिसमें केवल एक अवयव हो, एक से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात है, अभी जस्ट जैसे आपके सामने एक एग्जांपल रख रहे हैं, अगर मैंने बोला कि कोई सेट है, जैसे ए सपोज कर लो, ए सच दैट एक्स सच दैट सॉरी एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर बराबर -1, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर -1, और कहा गया है कि एक्स वास्तविक संख्या है। क्या है, वास्तविक संख्या है, एक्स वास्तविक संख्या है और एक्स स्क्वायर बराबर -1 है। तो क्या ये पॉसिबल है क्या। अब मैं पूछता हूँ किसी स्टूडेंट से कि ये कौन सा सेट है, क्या ये समुच्चय
लिखा हुआ है, जो समुच्चय सही लिखा हुआ है क्या? तो स्टूडेंट जो जवाब देते हैं कि सर समुच्चय ही गलत लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पर सेट लिखा है, इस सेट में मैंने आपको देखो ये एक वेरिएबल है जो अवयव को व्यक्त करेगा कि कौन कौन से अवयव इसमें आएंगे, और आगे की जो कहानी है वो एक शर्त है। क्या है बेटा? एक शर्त है, कंडीशन है। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अपन एलिमेंट्स को लेंगे इसमें, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो शर्त है वो मैंने इस तरह की लिखी हुई है कि x स्क्वायर बराबर -1, x वास्तविक संख्या है, मतलब x वास्तविक भी हो और उसका स्क्वायर ऋणात्मक हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a जो समुच्चय है उसमें कोई भी अवयव शामिल नहीं है। मतलब मैंने ये बात तो सही लिखी है, सही लिखने का मतलब क्या है? समुच्चय गलत नहीं है, जो लिखा हुआ है वो एक दूसरे का ऐसा विरोधाभास है कि कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होगा ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ए अपने पास में रिक्त समुच्चय हो गया। क्या हो गया? रिक्त समुच्चय। तो बेटा कोई भी अगर ऐसा कन्फ्यूजन आता है तो बिल्कुल क्लियर कर लेना कि सेट तो सही लिखा है, समुच्चय सही लिखा है, बस बात ये है ये कौन से प्रकार का समुच्चय है, ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, तो जो अपन रिक्त समुच्चय है उसको इस तरह से थ्योरेटिकली भी कभी आपसे पूछा जा सकता है, आप ध्यान रखें इसका। ठीक है, एकल समुच्चय हो गया। अब एकल समुच्चय के आगे अपन बढ़ते हैं, तो एकल समुच्चय के आगे बढ़े तो अपने पास में जो समुच्चय आता है नेक्स्ट वो आएगा परिमित और अपरिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय क्या होता है देख लीजिए। परिमित समुच्चय में अपन बात करें तो जो अवयवों की संख्या है, ठीक है, अवयवों की संख्या है वो बिल्कुल परिमित होती है। परिमित होने का मतलब है कि उनको अपन क्या कर सकते हैं? काउंट करके लिख सकते हैं। मतलब जैसे परिमित में क्या हो गया? परिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय जो अपने पास में टाइप नंबर जो है वो 3rd है। परिमित समुच्चय में आप क्या कह सकते हैं कि वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या परिमित हो। लिख भी लीजिए इसको कि अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या परिमित। अच्छा, तो परिमित में अपन ने कहा अवयवों की संख्या परिमित है। जैसे मैंने बोल दिया कि कोई सेट A बराबर x सच दैट x स्क्वायर बराबर 1 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या बोला बेटा? x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अभी बात क्लियर है ना? R का मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्याएं। बिलोंग्स टू का मतलब विद्यमान है। x किस में विद्यमान है? वास्तविक संख्याओं में। और x स्क्वायर बराबर कितना है? 1। तो x स्क्वायर बराबर 1 है तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर +-1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? +-1। ये कन्फ्यूजन भी अपन पहले क्लियर कर चुके हैं। तो यहाँ से ए सेट को अपन क्या लिख सकते हैं? एक तो -1 और एक +1। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट हो गए? 2 अवयव हो गए। इनको काउंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। 2 अवयव हैं तो इसको अपन क्या कहेंगे? परिमित समुच्चय कहेंगे। तो परिमित समुच्चय से रिलेटेड एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है? समुच्चय की कोटि। यहाँ पर अपन जो पढ़ेंगे वो क्या है? समुच्चय की कोटि, मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए सेट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेट कि समुच्चय की जो कोटि होती है वो क्या होती है? समुच्चय की कोटि कह दो, आप उसको कार्डिनल नंबर कह दो, गणन संख्या भी कई बार अपन कहते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय क्या है? इसका मतलब यह है कि उस समुच्चय में उपस्थित अवयवों की संख्या, उस समुच्चय में जितने अवयव होंगे 2, 4, 6, 8 जितने भी एलिमेंट होंगे वो ही क्या हो जाएगी? समुच्चय की कोटि हो जाएगी। जैसे ध्यान से देखेंगे, अगर मैं ऐसा बोलूं कि जो अभी ऊपर जो हमने ए सेट लिखा है इसका ऑर्डर कितना होगा, इसको अपन सामान्यतः ऑर्डर ऑफ सेट, जो भी पर्टिकुलर सेट है उसको अपन यहाँ लिख देते हैं, इससे इसको व्यक्त किया जाता है। जैसे अपने पास में ऑर्डर ऑफ ए कितना हो गया? 2 हो गया, मतलब इसकी कोटि कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर मैं यहाँ पे जैसे बी सेट और लिख देता हूँ, एक बी बराबर मैंने बोला 1, 3, 4, कितने अवयव हो गए इसमें? 3 अवयव हो गए, 3 एलिमेंट हैं। तो अगर मैंने ऑर्डर ऑफ बी बोला तो कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आया? अगर मैंने सी बराबर बोल दिया, सी बराबर बोल दिया कि 1, तो अब इसमें कितने अवयव हैं? 1 अवयव है। तो मैंने बोला ऑर्डर ऑफ सी, ये कितना हो गया? 1 हो गया। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद में मैंने आपसे बोला कि आपको जैसे मैंने डी समुच्चय दिया और डी में कुछ नहीं लिखा, मतलब कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या है कि एक रिक्त समुच्चय फाई है, तो इसकी जो गणन संख्या, इसकी जो कोटि है वो कितनी होगी? ऑर्डर ऑफ डी बराबर कितना होगा? कितना होगा भाई? 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अवयव नहीं है। मतलब अगर बात करें कि ऑर्डर ऑफ फाई का जो ऑर्डर है वो हमेशा क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी अवयव नहीं होता है। बिल्कुल समझ में आया ये कि अवयवों की संख्या परिमित होनी चाहिए।
उसको क्या बोलते हैं अपन? परिमित समुच्चय बोलते हैं, फाइनाइट सेट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फाइनाइट सेट। समझ में आया ये? चलो तो एक बार इसको पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट अपने पास में है अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय का मतलब नाम से ही बिल्कुल क्लियर हो गया। नाम से क्या क्लियर हुआ? कि वे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या अपरिमित हो। अपरिमित बोले तो अपने पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो इनफाइनाइट हो। मतलब कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं कोई भी समुच्चय जैसे नेचुरल नंबर की बात करूँ, नेचुरल नंबर में कितने अवयव होते हैं? चलो बताओ कितने होते हैं भाई? अपरिमित समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। नेचुरल नंबर में कितने अवयव होंगे? अनंत होंगे ना। मतलब कि अपन जैसे अगर लिखें तो इसके जो एलिमेंट है वो इनफाइनाइट होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन? अपरिमित समुच्चय। तो बिल्कुल बेसिकली बात क्लियर है कि ऐसा समुच्चय, कौन सा समुच्चय? ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या सीमित ना हो, परिमित हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय बोलेंगे। मतलब जिसमें अवयवों की संख्या को आप किसी जो नंबर है उससे नहीं व्यक्त कर सकते। मतलब ऑर्डर ऑफ ए सेट ए बराबर नॉट डिफाइन, अपरिभाषित। मतलब जिसकी कोटि अपरिभाषित होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको अपन? अपरिमित समुच्चय बोलते हैं, इनफाइनाइट सेट बोलते हैं। तो क्लियर है ये बात? तो अपरिमित समुच्चय का मतलब क्या हो गया? जिसमें अवयवों की संख्या परिमित ना हो। अब जैसे अपन बात करें कि अपने पास में अगर मान लो कहा जाए कि ए बराबर x सच दैट x बराबर 8 की पावर n और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या बोल दिया मैंने? 8 की पावर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर जो x जो है वो x किसके बराबर है? 8 के पावर n के। और n का मान कहाँ से लेंगे? नेचुरल नंबर में से। तो नेचुरल नंबर खुद क्या होता है? इनफाइनाइट सेट होता है, मतलब अपरिमित समुच्चय होता है। तो उसमें से जब आप संख्याएं लेंगे तो n की जगह जो भी अपने पास में नंबर्स जो आएंगे, इसके अवयव जो आएंगे वो भी क्या होंगे? अनंत अवयव हो जाएंगे। तो इसलिए ये भी कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, मतलब कि इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। अब आगे बढ़ें तो अगर मैंने ऐसा लिखा है, देखिए मैंने लिखा है जैसे कि b बराबर 8, 9, 10, 11 एंड सो ऑन, और यहाँ लिख दिया मैंने 20 और ऐसे करके छोड़ दिया। तो आप क्या समझ रहे हैं ये कौन सा समुच्चय है? अपरिमित है या फिर परिमित समुच्चय है? बताइए। तो आप देख रहे हैं कई स्टूडेंट क्या लॉजिक लगा लेते हैं कि सर जब भी आपने डैश डैश लिखा है उसमें हमने अपरिमित बताया, तो अपरिमित बताया। क्यों भाई? तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप इसको अपरिमित समुच्चय नहीं बोलेंगे, ये एक परिमित समुच्चय फाइनाइट सेट है। क्यों है? देखिए आप खुद देखिए इसमें कि ये जो नियम चलता आ रहा है, 8 से स्टार्ट हो रहा है, 9, 10, 11, 12, अब 12, 13, 14, 15 और इस तरह से कहाँ तक जाएगा? ये 20 तक जाएगा। तो 20 तक जाएगा तो अपने पास में क्या हो गया कि 20 जो है इसका अंतिम अवयव हो गया, मतलब 20 से आगे नहीं जाने वाला है ये। तो इसका मतलब इसमें अवयवों की जो संख्या है वो क्या हो गई? परिमित हो गई। आप अगर काउंट भी करते हैं तो इसको आराम से आप गिन सकते हैं कितने अवयव इसके अंदर हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में परिमित समुच्चय हो गया। क्लियर बात है? चलो तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक में, और आगे अपन नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए अब हम समुच्चय में और थोड़ा आगे बढ़ें तो यहाँ पर एक दो जो समुच्चय हैं उनकी जो तुलना करते हैं उसके आधार पर 2 प्रकार की चीज़ें और सामने होती हैं। वो क्या है? एक तो होता है तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, या जैसे अपन उसको इक्विवेलेंट सेट बोल देते हैं, ठीक है। अब इक्विवेलेंट का मतलब आप यहाँ पे तुल्य की जगह ज़्यादा जो सही और बिल्कुल सटीक जो वर्ड है वो अगर अपन काम में लें तो वो अपने पास में हो जाएगा तुलनीय समुच्चय कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? तुलनीय समुच्चय। तुलनीय, देखो अंतर है दोनों चीज़ों में, तुल्य में और तुलनीय में, दोनों में अंतर है। वो क्या है? तुलनीय समुच्चय को अपन क्या बोलेंगे कि ऐसा समुच्चय, कैसा?
ऐसे दो समुच्चय, एक समुच्चय तुलनीय नहीं होता है खुद, वो किसके बराबर होगा? एक बात बताओ, मेरी आप किसी से तुलना करोगे तो दूसरा जो पर्सन है वो भी तो होना जरूरी है ना। अगर आप जैसे मान लीजिए कोई दो समुच्चयों की तुलना कर रहे हो तभी तो एक दूसरे को कंपेरेबल बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? तो एक समुच्चय खुद अकेला तुलनीय नहीं होता है। मतलब यहाँ अगर बात करें तुलनीय समुच्चय की, तो तुलनीय समुच्चय के लिए क्या होंगे? दो या दो से अधिक समुच्चय तुलनीय समुच्चय कहलाते हैं। क्या बेटा? लिख लीजिए, दो या दो से अधिक समुच्चय तुलनीय समुच्चय कहलाते हैं। कब कहलाते हैं? जब उनमें अवयवों की संख्या बराबर हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए इसका मतलब क्या है कि उनकी कोटियां समान हो। अपन ये भी कह सकते हैं कि उनके जो ऑर्डर हैं, जो कोटियां हैं, वो समान होने चाहिए। अब दो समुच्चय भी तुल्य हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी तुल्य हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि A बराबर मैंने लिखा ABC, क्या बोला मैंने? ABC, ये तीन अवयव हैं इसके अंदर। मैंने B सेट बोल दिया और B सेट के अंदर मैंने बोल दिया 2 4 8। क्या बोल दिया? 2 4 8। इसमें कितने अवयव हैं? तीन अवयव हैं। तो अपन यहाँ देखेंगे, अगर मैं ये बोलूँ कि क्या A और B तुलनीय समुच्चय है क्या? इंग्लिश में बात करें तो इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट सेट। ठीक है बेटा, ध्यान से समझना इस बात को। देखो बहुत कन्फ्यूजन आता है। अभी कोई जैसे लोकल एग्जाम में हम ज़्यादा वो नहीं करते, यहाँ पर देखा जाए तो आप देखो तुलनीय और तुल्य दोनों में अंतर है। इक्विवेलेंट और इक्वल, इन दोनों में अंतर है। और वो क्या अंतर है? इक्विवेलेंट, यहाँ तो इक्विवेलेंट को अपन कंपेरेबल भी बोल सकते हैं। कंपेरेबल का मतलब तुलनात्मक, तुलना करना। अब वो कैसे करेंगे? जब अपन A और B में अवयवों की संख्या समान हो। तो देखिए दोनों में समान है, तो A और B क्या होंगे? तुलनीय समुच्चय होंगे। अच्छा, तुलनीय समुच्चय होंगे तो हम इनको लिखेंगे कैसे? इसका प्रतीक क्या है? तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो ऐसे करके लिख सकते हैं, A इक्विवेलेंट B लिख सकते हैं। या फिर आप इसके नीचे कई बार कई राइटर्स ये जो एरो है वो भी लगा देते हैं, वैसे ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो A इक्विवेलेंट B, ये अपने पास में यहाँ आपने देखा कि तुलनीय समुच्चय किस तरह से होते हैं। अब दो या दो से अधिक कितने भी समुच्चय हों, बस एक ही शर्त आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है कि अवयवों की संख्या समान होनी चाहिए। देखिए अब जैसे मैंने बोला n जो है उसमें कितने अवयव है? कितने अवयव हैं n के अंदर? n के अंदर अपने पास में अनंत अवयव हैं। देखो यहाँ तो परिमित अवयवों की बात, परिमित समुच्चयों की बात की मैंने, ठीक है ना। एक अपरिमित समुच्चय से रिलेटेड 11th क्लास में नहीं है यहाँ पर तुलनीय का, लेकिन अगर अपन बात करें तो अपरिमित समुच्चय भी तुलनीय होते हैं। ठीक है, इस बात का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आगे अगर आप स्टडी करेंगे हायर क्लासेस में तो आपको पता लगेगा कि जो अपरिमित समुच्चय उनकी तुलना किस तरह से की जाती है, तो वो भी तुलनीय होते हैं। उसके लिए अलग कंडीशन है कि उनके अवयवों को एक दूसरे के साथ एक ही के आच्छादक संबंध द्वारा परिभाषित किया जा सके। ठीक है, मतलब एक ऐसा फलन बन जाना चाहिए जो एक ही के आच्छादक हो, तो उन समुच्चयों को अपन तुलनीय समुच्चय कहते हैं। अब उसमें अवयवों की संख्या क्या होगी? दोनों में अनंत अवयव होगी। लेकिन इस बात को अभी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ अपने इस सिलेबस में नहीं है। यहाँ केवल इतना है कि कोई भी दो सेट हैं उनको तुलना करो और उनमें अवयवों की संख्या बताओ। अगर वो दोनों बराबर हैं अवयवों की संख्या तो उनको तुलनीय समुच्चय कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर अपन बात करें, देखो इसका एक मतलब ये कतई नहीं है कि यहाँ 2 4 8 लिखा है, यहाँ 2 4 8 लिखना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई भी अवयव, चाहे अवयव का मान कुछ भी लिखा है, बस अवयवों की संख्या से रिलेटेड है ये। तो अगला नेक्स्ट अपन बात करें छठा, वो क्या आ जाता है? तुल्य समुच्चय। तुल्य समुच्चय, तुल्य समुच्चय का मतलब क्या? इक्वल सेट। इक्वल सेट। अब इक्वल सेट में अपन क्या कह देंगे कि इक्वल सेट को आप देखेंगे, आपने कहा A इक्वल टू, जैसे अभी जो ऊपर लिखा हुआ एग्जाम्पल है वही बात कर लेते हैं। चलो, तो एक मैं सेट और लिख देता हूँ। चलो नेक्स्ट दोबारा लिख देते हैं। A बराबर ABC, B बराबर 2 4 और 8 और C बराबर 8 4 और 2। ठीक है, अच्छा एक और लिख देते हैं जो आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर कर देगा कि 2 4 और 8 क्या। तो आप देखिए तुल्य समुच्चय क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है। ठीक है, इक्वल का मतलब है बिल्कुल इक्वल। बिल्कुल इक्वल का मतलब आपने जैसे बोला, एक सेट और ले लेते हैं यहाँ पे ABC, D नहीं लिखा, चलो D और लिख देते हैं। वो क्या है? वो हो जाएगा जैसे 1 3 5 4। ठीक है, हमने यहाँ पर ये सेट लिए हुए। अब आप देखेंगे, मैं पूछूँ आपसे कि कौन कौन से समुच्चय इसमें तुल्य समुच्चय हैं, इक्वल हैं। तो इक्वल का मतलब क्या है समझना ज़रा।
दो या दो से अधिक समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या यथार्थतः बराबर हो, यथार्थतः बराबर हो। तो यथार्थतः बराबर होने का मतलब है कि अवयवों की संख्या भी बराबर हो और अवयव खुद भी बराबर हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ए बी सी ये लिखा है, यहाँ 2 4 8 लिखा है तो ए और बी तुल्य नहीं है, बी और सी तुल्य हैं। अवयव चाहे आगे पीछे कैसे भी लिखा हो, मतलब अवयवों की संख्या और अवयव दोनों मिल जाने चाहिए समुच्चय में, तो उसको क्या बोलेंगे अपन? तुल्य बोलेंगे। तो बी बराबर सी है, इक्वल का चिन्ह क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, बराबर वाला चिन्ह जो है। और C बराबर E है, मतलब B, C और E तीनों इक्वल हैं। A किसी के इक्वल नहीं है, D किसी के इक्वल नहीं है। समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट? बिल्कुल क्लियर है, तो नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट।